आज हम कर रहे हैं चैप्टर कंपनी ऑडिट एंड कंपनी ऑडिटर। तो ये दोनों में है, ये लॉ के अंदर भी है और ये ऑडिट में भी है। इसके अंदर जो रूल्स फॉलो होंगे वो कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 फॉलो होंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे आज और इसकी क्विक रिवीजन करेंगे। ये पूरा चैप्टर इस 5 मिनट की वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो पहला इसमें पॉइंट है कि ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा हर एजीएम के अंदर। यानी पहला पॉइंट है कि हर एजीएम में ऑडिटर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। ठीक है, ऑडिटर होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम से लेके टिल 6th एजीएम, 6ठी एजीएम तक, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, और पहले एजीएम के अंदर उसको अपॉइंट करा जाएगा। उसके बाद हर एजीएम में मेंबर रेटिफाई करेंगे उसकी अपॉइंटमेंट को। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में, छठी में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि छठी में ऑडिट का रोटेशन हो जाएगा। बट इफ ऑडिटर इज नॉट रेटिफाइड बाय मेंबर, अगर रेटिफाइड नहीं होते देन बोर्ड विल अपॉइंट अनदर इंडिविजुअल और अ फर्म। यानी कि अगर रेटिफाई नहीं हुआ, सिंपल स्पीकिंग, अगर रेटिफाई नहीं हुआ तो किसी दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। दिस मीन्स नॉट रेटिफाइड ऑडिटर शेल वेकेट हिज ऑफिस एंड सच वैकेंसी, यानी उसको कैजुअल वैकेंसी कहेंगे, शेल बी फाइल्ड बाय बोर्ड। रूल 3 मैरियर प्रोसीजर, यानी कंपनी ऑडिटर रूल में कि भाई कैसे ऑडिटर को रखा जाएगा। तो इसमें दो हिस्से में बांटते हैं। एक कंपनी वो जहाँ पे ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, दूसरी कंपनी वो जहाँ पे ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको बताऊँ सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर है ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है सारी लिस्टेड कंपनीज पे, सारी पब्लिक कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी कौन सी, यानी कि 3 टाइप की। यानी कि सेक्शन 177 में लिखा हुआ है कि ऑडिट कमेटी कौन कौन बनाएगा, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उन पे तो एप्लीकेबल है ही है। उसके अलावा कोई पब्लिक कंपनी है अनलिस्टेड, ठीक है, अगर इन तीन में से एक भी कंडीशन ये फुलफिल कर देती है। ठीक है, कंडीशन बहुत सिंपल है। कंडीशन में ज़्यादातर पेड अप शेयर कैपिटल आता है, पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा हो। अब जितनी हमने कैपिटल लगा रखी है कम से कम उसका 10 गुना तो हम टर्नओवर मान के चलते हैं कि अर्न करेंगे। तो यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है और टर्नओवर जो है टर्नओवर उसकी 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, अब ये हो सकता है कि जितनी हमने पेड अप शेयर कैपिटल लगाई है उसका 5 टाइम्स यानी कि डेट हो गया हमारा, या फिर मैं कहूँ आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स, वो हमारी 10 करोड़ का 5 टाइम्स कितना हो गया, 50 करोड़, यानी 50 करोड़ से ज़्यादा या 50 करोड़ के इक्वल हो। अगर कोई पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी ये काम, इनमें से एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है, ठीक है, तो फिर उस कंपनी को क्या कहते हैं, ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी हो जाता है। तो ऑडिट कमेटी बनाना जहाँ पे मैंडेटरी है और ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं है, तो अगर इसमें क्या होता है कि बोर्ड जो है अपॉइंट करेगा, ठीक है, कंसीडर करेगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तो अगर ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है तो भी ऑडिट कमेटी ये काम करेगी, यानी यहाँ पे तो बोर्ड काम करेगा, यहाँ पे ऑडिट कमेटी काम करेगी। क्या जो ऑडिटर है उसी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को चेक करना। चेक ऑडिटर बैकग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है, कोई मिसकंडक्ट तो नहीं है, और एनी प्रिसीडिंग ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, तो ये भी कौन चेक करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है वहाँ पे कौन चेक करेगा, ऑडिट कमेटी। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड करेंगे नाम किसको, मेंबर्स को। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स को रेकमेंड करेंगे और मेंबर्स फिर उसे एजीएम में अपॉइंट कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऑडिट कमेटी जो है, ऑडिट कमेटी सबसे पहले रेकमेंड करेगी बोर्ड को, ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगी बोर्ड को। बोर्ड फिर क्या करेगा, रेकमेंड करेगा मेंबर्स को, यानी कि ऑडिट कमेटी बोर्ड को बताएगी, बोर्ड मेंबर्स को बताएगा। अब इसमें कुछ कंडीशन हो सकती है। ठीक है, कंडीशन क्या है, सिचुएशन हो सकती है, फिर कंडीशन ही सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन क्या है कि भाई ऑडिट कमेटी ने रेकमेंड तो करा ऑडिटर बोर्ड को, लेकिन बोर्ड ने, इफ बोर्ड डिसएग्री, बोर्ड को पसंद नहीं आया वो ऑडिटर, तो बोर्ड क्या करेगा, रेफर बैक करेगा रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट टू ऑडिट कमेटी को वापस कर देगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसको रीज़न भी देने पड़ेंगे, गिविंग रीज़न, ये इंपॉर्टेंट है, रीज़न देने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है, ठीक है, कि उसके बाद, यानी इसके बाद देन कंसीडर बोर्ड रीज़न, ठीक है, बट रेकमेंड सम अदर ऑडिटर। ठीक है, अब
हो सकता है कि ऑडिट कमेटी अपना जो रिकमेंडेशन है वो चेंज ना करे, यानी बोर्ड ने यहाँ पे चेंज मना कर दिया था, लेकिन हो सकता है ऑडिट कमेटी चेंज नहीं करे, तो बोर्ड क्या करेगा, कंसिडर करेगा रीज़न और रेकमेंड सेम ऑडिटर, ठीक है, यानी इसने सेम ऑडिटर हमें दिया ऑडिट कमेटी ने, तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड इसको मना कर सकता है और अपना ओन रिकमेंडेशन मेंबर्स को दे सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा डिसएग्रीमेंट की, कि भाई आपका और इसका डिसएग्रीमेंट क्यों है, ठीक है। यानी कि बहुत सिंपल है, ऑडिट कमेटी जो है वो किसको देगी, बोर्ड को, अगर बोर्ड मेंबर को दे देता है वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं देता तो उसको रीज़न ज़रूर लिखने पड़ेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। उसके बाद सेक्शन 140 आता है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को रिमूव कैसे करा जाएगा, प्रैक्टिकली इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, उसके 30 दिन के बाद, उसके 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना पड़ता है आरओसी को फॉर्म एडीटी 2, ये फॉर्म एडीटी 2 इसलिए फाइल करना पड़ता है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ली जाए। उसके 60 दिन के अंदर अंदर जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के हमें एसआर पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है उससे जो है क्या कहते हैं, ऑडिटर जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी पे फाइल, पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, उसके बाद 30 दिन के अंदर आरओसी फाइल करना पड़ेगा 82 में, और इस 82 में ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन यहाँ था ये अटैच करना पड़ता है, और उसके 60 दिन के अंदर अंदर जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, ठीक है। बट बिफोर रिमूविंग, ठीक है, लेकिन उसको रिमूव करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन टू ऑडिटर, ठीक है। सेक्शन 140 में आता है रिजाइन बाय ऑडिटर, अगर वो रिजाइन करता है तो फाइल अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन 30 डेज फ्रॉम डेजिग्नेशन, एक स्टेटमेंट उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी, फाइल विद कंपनी को देनी पड़ेगी, आरओसी को देनी पड़ेगी, और अगर प्राइवेट पब्लिक कंपनी है तो सीएजी को भी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट में क्या होगा, इंडिकेट रीजन फॉर और अदर फैक्ट्स एज मे बी रिलेवेंट, ठीक है। और अगर वो इसको फॉलो नहीं करता, यानी स्टेटमेंट नहीं देता, रिजाइन कर देता पर स्टेटमेंट नहीं देता कंपनी को, आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर, तो पेनल्टी है 5 लाख मैक्सिमम और मिनिमम 50,000, ठीक है। स्पेशल नोटिस शैल बी गिवन टू ऑडिटर बाय कंपनी फॉर, स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा अगर अपॉइंट कर रहे हैं एनी अदर ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, यानी शेयर होल्डर्स को पहले से ही, मेंबर्स को पहले से पता है कि भाई हम कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, तो उनको स्पेशल नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, अपॉइंटिंग ऑडिटर को, प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, इसमें साफ साफ लिखा होगा कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो दोबारा अपॉइंट नहीं होगा। रेम्यूनरेशन क्या होगी, सेक्शन 142 में लिखा है कंपनीज एक्ट के, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर फिक्स होगा जनरल मीटिंग के अंदर, रेम्यूनरेशन फिक्स होगा जनरल मीटिंग में, लेकिन इन सच ए मैनर एज मे बी डिसाइड बाय इन जनरल मीटिंग, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जो फर्स्ट ऑडिटर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करे, बट इन केस फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो उस केस के अंदर देन ऑडिटर रेम्यूनरेशन विल बी फिक्स बाय द बोर्ड। रेम्यूनरेशन में क्या नहीं होगा, रेम्यूनरेशन पेड टू द ऑडिटर फॉर एनी अदर सर्विसेज रेंडेड बाय हिम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो रेम्यूनरेशन जो है नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 143 में आता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की पावर एंड ड्यूटीज क्या है, ठीक है। पावर ऑफ ऑडिटर, एक्सेस टू बुक्स, ठीक है, बुक्स, वाउचर और सब्सिडरी बुक्स रिलेवेंट फॉर कैश फ्लो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट टू रिक्वायर इन्फॉर्मेशन ले सकता है ऑफिसर से, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ले सकता है एएस एज ही थिंक्स नेसेसरी। ड्यूटीज़ क्या क्या होगी इसकी, ड्यूटी टू मेक इंक्वायरी, लोन एडवांसेस की, कोई फेक ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है, पर्सनल एक्सपेंडिचर तो नहीं डाल रखे, या फिर कैश फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक है, कैश ले रखा है शेयर होल्डर से पर उनको शेयर्स नहीं दिए, ठीक है। ड्यूटी ये भी है, मेक ऑडिट रिपोर्ट बनाना तो उसकी ड्यूटी है, अकाउंट एग्जामिन कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रिव्यू दे रहे हैं, अदर मैटर जो भी होंगे और एएस और एसटे उसको फॉलो करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 143 के अंदर उसकी पावर एंड ड्यूटी थी। उसके बाद सेक्शन 143 में आता है असर्शन, कि प्रिंसिपल असर्शन क्या है, सॉर्ट करेगा, सॉर्ट यानी कि फाइंड करेगा ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर ऑडिट, डिटेल्ड एंड इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद ओपिनियन अपनी ड्राफ्ट करेगा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है या नहीं है, लॉ के कंप्लाइंसेस है या नहीं है, एफआरएफ के कंप्लाइंसेस है या नहीं है, प्रॉपर समरी ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम ब्रांचेस ही नॉट विजिटेड, ठीक है, जो भी ब्रांचेस वो नहीं गया उसकी प्रॉपर समरी भी उसको चेक करनी पड़ेगी। रिसीव करेगा ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटेड बाय अदर देन कंपनी ऑडिटर, अगर किसी और ने ऑडिट करी तो फॉर प्रिपेयरिंग कंपनी ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए। बैलेंस शीट चेक करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेगा कि एज पर
क्या कहते हैं FRF है या नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स चेक करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंप्लाई करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ऑब्जर्वेशन और कमेंट चेक देगा बाय द ऑडिटर विच हैव एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, जिस पर एडवर्स इफेक्ट है ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। डायरेक्टली डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 में भी इसको बताना पड़ेगा। ये नया पॉइंट है, एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये भी देखिएगा कि एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है या नहीं है, एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी डिस्क्लोज, ठीक है, ये भी इसको बताना पड़ेगा कि कंपनी ने डिस्क्लोज करा है नहीं करा, कोई पेंडिंग लिटिगेशन जो है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। कंपनी मेड प्रोविजन एज पर AS फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ने जो प्रोविजन बनाया कैसे बनाया। एनी डिले इन ट्रांसफर अमाउंट टू इन्वेस्टर एंड प्रोटेक्शन फंड, रीजन क्या है, रीजन देना पड़ेगा। शैल बी गिवन फॉर एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स मार्क्स इन ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिटर की ड्यूटी है उसको ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 143, 5, 6 एंड 7 ये है स्पेशल प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट ऑडिट। तो गवर्नमेंट ऑडिट के लिए CAG शैल डायरेक्ट द ऑडिटर द मैनर, यानी CAG बताएगी इन विच द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। ऑडिटर सबमिट करेगा कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट CAG को, ठीक है। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑडिट शुरू हुई, ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पे ऑडिट हमारी खत्म हुई, ऑडिट रिपोर्ट CAG को दे दी। अब CAG के पास पावर है 60 दिन के अंदर अंदर, यहाँ से 60 दिन के अंदर क्या क्या कर सकती है, CAG में ऑर्डर सप्लीमेंट्री ऑडिट बाय सच पर्सन एज CAG में अदर ऑथोराइज, ठीक है, किसी भी पर्सन से, टू ऑब्टेन सच इन्फॉर्मेशन एज में बी रिक्वायर्ड। उसके बाद सेक्शन 143 के अंदर लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर दैट द ऑर्डर शेल ऑल्सो इंक्लूड स्टेटमेंट ऑन सच मैटर्स एज मे बी स्पेसिफाइड देयर। ठीक, उसके बाद सेक्शन 143 के अंदर रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड इज बीइंग कमिटेड बाय कंपनी, ठीक है। तो इसमें फ्रॉड को दो हिस्सों में बांटा है, फ्रॉड इन्वॉल्विंग ₹1 करोड़ और वो, और फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस देन 1 करोड़। एक वो जिसमें फ्रॉड 1 करोड़ से ज़्यादा है और दूसरा फ्रॉड जिसमें 1 करोड़ से कम है। तो स्टेप्स क्या होंगे, फ्रॉड जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर जो है रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अगर उसको पता चलता है कि भाई कंपनी में फ्रॉड है तो ऑडिटर इमीडिएटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगा या फिर ऑडिट कमेटी को बताएगा एज द केस में भी, लेकिन कितनी देर में, नॉट लेटर देन 2 days, यानी 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगा सकता, 2 दिन में उसको बताने पड़ेगा। नाउ ऑडिटर वेट टिल 45 days, ऑडिटर 45 days तक वेट करेगा किसके लिए, फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी के रिप्लाई के लिए, ठीक है। अब ड्यूरिंग और टिल एंड ऑफ 45 days, यानी कि इस 45 दिन के अंदर या फिर 45 दिन तक अगर ऑडिटर रिसीव कर लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी का रिप्लाई, तो विद इन 15 days, यानी जब रिप्लाई रिसीव हो जाएगा या फिर 45 days एक्सपायर हो जाएंगे, तो 45 days एक्सपायर हो जाएंगे या फिर और हमें नोटिस नहीं मिलता तो वो इस केस में आएगा, ठीक है। ऑडिटर डज नॉट रिसीव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी रिप्लाई विद इन 45 days। तो अगर रिसीव कर लेता है तो रिसीव करते ही विद इन 45 days ऑफ सच रिसीव फॉरवर्ड कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट इन फॉर्म ADT 4 के अंदर, ठीक है। उसमें क्या क्या अटैच करेगा, अपनी रिपोर्ट अटैच करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिप्लाई अटैच करेगा और कमेंट अटैच करेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी ने क्या क्या उसको रिप्लाई करा है उसके लिए, ठीक है। हाँ, अगर ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्लाई नहीं करते विद इन 45 days तो क्या होगा, फ्रॉम द एंड ऑफ 45th day विद इन 15 days फॉरवर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म ADT 4, ठीक है। ऐसे ही तो इसमें क्या क्या अटैच करेगा, यही सारी चीज़ें अटैच करेगा, बस ये चीज़ उसके पास नहीं होगी तो अपनी रिपोर्ट अटैच करेगा। नोट दैट ही डज नॉट रिसीव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या अकाउंटिंग ऑडिट कमेटी रिप्लाई, ठीक है। अच्छा, तो ये था 1 करोड़ से ज़्यादा के लिए। अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा इमीडिएटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को, ठीक है। टाइम क्या है इसका भी वही टाइम है, नॉट लेटर देन 2 days, यहाँ पे भी वही है, नॉट लेटर देन 2 days। नाउ कंपनी क्या करेगी, अब इसके अंदर गवर्नमेंट की बात नहीं है, कंपनी ही करेगी, डिस्क्लोज करेगी सच फैक्ट्स ऑफ फ्रॉड्स इन डायरेक्टर रिपोर्ट, ठीक है। ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट में बताएगा नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रॉक्स एंड अमाउंट ऑफ वैल्यू, पार्टीज इन्वॉल्व और रेमेडीज एक्शन टेकन। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का है फ्रॉड तो
उसको ADT4 में ये सब चीज़ें देनी पड़ेगी। उसके अलावा उसको और क्या करना पड़ेगा, यानी जो ये सेंड करेगा और क्या क्या है उसमें आगे, रिपोर्ट जो है 1 करोड़ से ज़्यादा का अकाउंट शेल बी सेंट टू 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। 15 दिन कब से, जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी का रिप्लाई मिलेगा या फिर 45 डेज़ के एंड से, ठीक है। किस किस को भेजना है, MCA को भेजना है यानी मैनेजमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स को, इन सील कवर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू और स्पीड पोस्ट, प्लस सेंड एन ईमेल, साथ में एक ईमेल भी भेजनी है बाय ऑडिटर टू MCA इन कन्फर्मेशन ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है, कि हमने रिपोर्ट भेज दी है, इसकी कन्फर्मेशन के लिए। रिपोर्ट साइंड बाय ऑडिटर विद हिज सील एंड मेंबरशिप नंबर। पेनल्टी होगी ऑडिटर की मिनिमम 1 लाख रुपए या मैक्सिमम 25 लाख रुपए अगर उसने फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं करा तो, यानी फ्रॉड को पता करके भी उसने नहीं बताया तो। अब पेनल्टी पड़नी है तो ये सेक्शन है हमारे, सेक्शन 139, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। 39 में है, 139 में कंसेंट बाय ऑडिटर एंड नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट बाय कंपनी। 140 में रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड रिमूवल बाय द स्पेशल नोटिस। 141 में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। 142 में रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। 143 में ड्यूटीज एंड पावर ऑफ ऑडिटर। 144 में ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। 145 में ऑडिट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। 146 में ऑडिट टू अटेंड जनरल मीटिंग। 147 में पनिशमेंट्स हैं, तो यानी कि हमें पनिशमेंट पढ़नी है। पनिशमेंट क्या है, अगर कॉन्ट्रवेंशन होता है 139 से लेके 147 तक का, 139 से लेके 147 तक का, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी है मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, ठीक है। और फॉर एवरी ऑफिसर साथ एंड इसके साथ फॉर एवरी ऑफिसर इम्प्रिजनमेंट 1 साल की, मिनिमम फाइन 10,000 या मैक्सिमम फाइन 1 लाख। किसके लिए, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक के लिए, ये कंपनी या फिर और एवरी ऑफिसर के लिए, ठीक है। अब पेनल्टी फॉर ऑडिटर क्या होगी, तो ऑडिटर के लिए 139, 143, 144, 145, 139, 143, 144, 145। तो अगर नोइंगली यानी उसने जानबूझ के करा है तो मिनिमम पेनल्टी है 25,000, मैक्सिमम पेनल्टी है 5 लाख रुपए। और अगर विलफुली करा है, जानबूझ के करा है, तो मिनिमम पेनल्टी है 1 लाख और मैक्सिमम पेनल्टी है 25 लाख और इम्प्रिजमेंट भी 1 साल का।